Define consideration and what are the essentials and exception of valid consideration. So first thing is what is consideration. Consideration mean to say कि जब टू पार्टीज हैं जस्ट लाइक ऑफरर है और ऑफरी है तो दोनों के दरमियान जो है वो ऐसी कंसिडरेशन होनी चाहिए जो कि लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करे और दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो गिव एंड टेक हो मीन टू से कि एक पार्टी कोई चीज प्रोवाइड कर रही है और उसके रिस्पॉन्स पे दूसरी पार्टी दूसरी चीज जो है वो एज अ रिवार्ड के तौर पे प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अहमद जो है वो एक वॉच जो है वो सेल करना चाहता है 10,000 रुपीज के ऊपर मिस्टर अली को। तो मिस्टर अली अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो मिस्टर अहमद ने क्या दिया मिस्टर अली को, वो वॉच, और उसके रिवार्ड के तौर पे ऐसा कंसिडरेशन के तौर पे मिस्टर अली ने क्या दिया मिस्टर अहमद को, 10,000 रुपीज। तो दोनों जो है दोनों पार्टीज जो हैं अहमद और अली गिव एंड टेक कर रही हैं। तो इसी तरीके से अगर दोनों पार्टी कोई चीज जो है एज अ रिटर्न जो है वो रिसीव कर रही है तो मीन टू से इसको हम कहेंगे कंसिडरेशन। What are the essential of valid consideration? So first thing is desire of promisor कि कंसिडरेशन कब होगी, जो प्रोमिजर है उसकी तरफ से ये डिजायर की जाए कोई चीज ऑफर की जाए। जब कोई चीज ऑफर होगी कोई प्रोडक्ट जो है समथिंग तो उसके रिस्पॉन्स के ऊपर एक्सेप्ट किया जाएगा उस ऑफर को। तो डिजायर ऑफ प्रोमिजर का होना बहुत कंपल्सरी है। जस्ट लाइक मैं एक हाउस जो है वो सेल करना चाहता हूं तो मैं अगर वो हाउस 30 लाख का सेल कर रहा हूं और मैं ऑफर करता हूं तो ऑफर के बाद जो रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा एक्सेप्टर का और वो उसको एक्सेप्ट करता है तो फिर ही कंसिडरेशन होगी और ये वैलिड कंसिडरेशन होगी। लेकिन अगर मैंने ऑफर ही नहीं किया और एक्सेप्टेंस आ गई तो इट्स मीन ये वैलिड कंसिडरेशन है नहीं है। इसके बाद प्रोमिजी एंड अदर पर्सन। अब प्रोमिजी या ऑफरी की तरफ से या थर्ड पर्सन की तरफ से भी कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक मैं अपने ब्रदर को कहता हूं कि आपको मैं 5 लाख रुपीस दे रहा हूं तो आपने करना क्या है, हर मंथ जो मेरी सिस्टर है उसको आपने 10,000 रुपीज देने। मैं आपको अभी 5 लाख दे रहा हूं लेकिन आपने करना क्या है कि जो मेरी सिस्टर है उसको 10,000 रुपीज ईच मंथ देना है। और आपने ये करना कितना है, जस्ट 2 इयर्स के लिए आपने ये करना है। तो जब मैं उसको पैसे दे देता हूं 5 लाख रुपीज तो उसके बाद जब आफ्टर 1 मंथ के बाद यानी मेरी सिस्टर जाती है और उसको कहती है आप मुझे 10,000 रुपीज दें क्योंकि मिस्टर इम्तियाज खान जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसने आपको कहा था कि 5 लाख आपको उसने दिया, उसमें से आपने मुझे 2 इयर्स के लिए 10,000 रुपीज पर मंथ देना है। अब जो मेरा ब्रदर है वो उसको को जो है वो रिजेक्ट कर लेता है, वो पे नहीं करता। तो इन दिस केस जो मेरी सिस्टर है वो स्यू कर सकती है अपने ब्रदर के ऊपर कि उसने उसको 10,000 रुपीज नहीं दिए और एज पर एग्रीमेंट उसको देने चाहिए। इस तरह थर्ड चीज है एक्ट एंड एब्सटिनेंस। कोई काम हो सकता है या किसी काम से
रोका भी जा सकता है। जस्ट लाइक मिस्टर उजैर मिस्टर बिलाल को कहता है कि मैं आपको, टू पार्टीज है, मिस्टर उजैर ऑफर करता है मिस्टर बिलाल को कि आप मेरे ऊपर स्यू ना करें, मैं आपको एडिशनली 10,000 रुपीज पे कर दूंगा। तो ये जो है, अब देखें किसी चीज से रोका जा रहा है, किससे, कि आप मेरे ऊपर केस ना करें, ठीक है, तो उसके मैं आपको 10,000 रुपीज दे दूंगा। तो ये जो कंसिडरेशन होगी ये भी वैलिड है, क्योंकि जो एक्ट है वो उजैर की तरफ से है और जो अमाउंट मिलेगी वो सेकंड पार्टी की तरफ से। इसके बाद कंसिडरेशन तीनों तरह की हो सकती हैं, पास्ट की हो सकती है, प्रेजेंट की हो सकती है और फ्यूचर की हो सकती है। पास्ट का कोई इवेंट है, जस्ट लाइक मिस्टर अली है, उसको कुछ जो चीज़ें थी वो मिल गई हैं और वो उसके ओनर को उसने जो था वो रिटर्न कर दी, ठीक है, कुछ चीज़ें थी, लॉस्ट गुड्स फाइंड हो गई और मिस्टर अली ने जो उसका ओनर था या जिसकी थी वो चीज़ें रिटर्न कर दी। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसका ओनर जिसकी वो चीज़ें गुम हुई थी, तो उसने मिस्टर अली को कहा कि आपको मैं जो है वो रिवार्ड दूंगा क्योंकि आपने मेरे पास ये गुड्स लेके और ये बड़ी कीमती थी, ठीक है। तो एक पास्ट इवेंट हुआ है और उसका उसने, जिसका ओनर था वो उसने ऑफर कर दी है और अब जो है जो ओनर है अब वो उसको पे करेगा मिस्टर अली को। इस तरह प्रेजेंट के ऊपर भी हो सकता है, ऑन द स्पॉट अगर आप एक शॉप पे जाते हैं और एक बुक परचेज करते हैं, तो एक बुक परचेज किया, उसके रिटर्न पे आपने उसको पैसे दे दिए, तो वो जो अमाउंट है वो रिसीव करेगा और आप बुक रिसीव कर लेंगे, ठीक है। यानी आपने उसको पैसे पे कर दिए, उसके बदले में आपके पास क्या आया, बुक आया। तो ये जो कंसिडरेशन है गिव एंड टेक, ये प्रेजेंट के अंदर ऑन द स्पॉट हो गया। इसके बाद फ्यूचर के लिए भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कोई हॉर्स जो है वो सेल करना था फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए, तो मैंने एक मैच्योरिटी ड्यू डेट रखी कि मैं इस डेट को फ्यूचर के लिए आपको ये वाला हॉर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप इतनी पेमेंट करेंगे। तो ये जो कंसिडरेशन होगी ये फ्यूचर पर्पस के लिए होगी। इसके बाद एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन, बेसिकली जो दोनों पार्टीज हैं उनके दरमियान कोई स्पेसिफिक एडिकेसी नहीं है बाय द लॉ, लेकिन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो कि मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर एक पर्सन है और वो साउंड माइंडेड पर्सन है और अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, तो अगर वो 5 लाख की चीज 10,000 पे भी सेल करेगा तो फिर भी ये वैलिड कंसिडरेशन ही होगी। लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन है कि वो साउंड माइंडेड नहीं है, तो इन दिस केस अब वो 10 लाख की चीज है और वो आपको 50,000 पे दे रहा है, तो इट्स मीन फिर अगर एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन होंगे तो फिर ये इनवैलिड होंगे। तो इसमें आपने कुछ जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखना है कि आया वो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो मीट हो रहे हैं। तो इन दिस वे अगर जो गिव एंड टेक कंपल्सरी नहीं है कि जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है और जो चीज़ गिव एंड टेक हो रही है वो इक्वल वैल्यू ही हो, वो चेंज हो सकती हैं, एक की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है, लेकिन उसमें जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और रीजन जो है वो मैटर करते हैं। इसके बाद है लीगल एंड सर्टन। आपकी जो भी कंसिडरेशन होगी आपने किसी के साथ बिजनेस के अंदर करनी है तो वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर आप गैम्बलिंग करते हैं या स्मगल गुड्स करते हैं तो इनसे भी आप अर्न तो करते हैं और ये भी कंसिडरेशन है, गिव एंड टेक कर रहे हैं, लेकिन ये इलीगल बाय द लॉ है। तो इलीगल जो कंसिडरेशन है वो नहीं होनी चाहिए और सर्टन होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर आपका एक शोरूम है और उसमें डिफरेंट मोटर कार्स हैं और आप किसी के साथ किसी कार को सेल करने की, आप उसको सेल कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिक होना चाहिए किस कार का मॉडल कौन सा है, क्या उसकी इंजन का नंबर है, ये तमाम चीज़ें स्पेसिफिक होनी चाहिए। नो वी मूव टुवर्ड एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन।
अभी तक हमने बात की कि जब भी कंसिडरेशन हो तो उसमें गिव एंड टेक का होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे वन साइड कंसिडरेशन होती है लेकिन फिर भी वो वैलिड होती है। तो वो कौन सी है? फर्स्ट के ऊपर है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। The agreement must be valid on the basis of natural love and affection if the following circumstances are satisfied. According to section 25 subsection 1, the contract must be in writing, the contract must be registered according to law, the contract must be based on the natural love and affection, there must be a near relation between the party to a contract. So अगर आप इनके ये 4 पॉइंट्स जो है वो मीट कर रहे हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा, आपकी कंसिडरेशन भी वैलिड होगी। Just like F, on the account of the natural love and affection, promises 2 lakh to his son S. F put the agreement in writing and get registered and can enforce it. So S जो है सिंपल एक फादर है, उसने अपने बेटे को कहा कि मैं आपको 2 लाख रुपीस जो है वो दूंगा नेचुरल लव अफेक्शन की वजह से, ठीक है, एक रिलेशनशिप होने की वजह से। अब बेटे ने उसी बात को रजिस्टर्ड किया, रिटर्न फॉर्म के अंदर लिखा। ये जो 4 पॉइंट्स थे कि रिटर्न में लिखा, रजिस्टर्ड किया और नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्योंकि सन और फादर की रिलेशनशिप है तो नेचुरल लव है दरमियान में और ये नियरेस्ट पार्टीज हैं, ठीक है। तो ये तमाम कंडीशन पूरी हो गई। अब रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर और रिटन फॉर्म के अंदर उसने फादर के सारा कुछ करवा के अब बेटा जो है बाप को, अपने जो फादर है उसको फोर्स कर सकता है कि आप मुझे 2 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड करें, और फादर जो है वो अब लीगली तौर पे जो है वो बॉन्डेबल है कि वो अमाउंट पे करे। इसके बाद है वॉलंटरीली कंपनसेशन। अब वॉलंटरीली कंपनसेशन में क्या है कि सम टाइम जब कंसिडरेशन की जाती है तो उसमें वॉलंटियर होते हैं प्रोमिसर या प्रोमिसी की तरफ से। जस्ट लाइक आप एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ए फाइंड बी पर्स एंड रिटर्न इट टू हिम, बी प्रॉमिस टू गिव रुपीज 50,000 टू ए, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए ने फाइंड किया बी के पर्स को और बी को रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया, मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया कि वो 5,000 देगा किसको? मिस्टर ए को। अब ये वैलिड है क्योंकि इसमें वॉलंटरली जो है वो अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से जो है वो उसने ये प्रॉमिस किया कि मैं आपको यानी मिस्टर ए को प्रोवाइड करूंगा 5,000 रुपीज एज अ रिवार्ड। तो ये जो कंसिडरेशन होगी ये भी बिल्कुल वैलिड होगी। इसके बाद टाइम बेयर्ड डेट। अब कुछ डेट्स ऐसे होते हैं, डेट्स मीन कर्जा, जो कि आपने किसी को एज अ लोन के तौर पे दिया है और अभी तक उसने रिटर्न नहीं किया। तो ऐसा डेट जो कि मोर देन 3 इयर्स उसके गुजर चुके हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो उसकी मेच्योरिटी डेट थी उसके बाद 3 इयर्स गुजर गए हैं और 3 इयर्स के अंदर वो डेट जो है वो रिकवर नहीं हो सका, तो इस तरह के डेट को हम कहते हैं टाइम बेयर्ड डेट। अब इस डेट के अंदर क्या होता है कि आपने विद इन 3 इयर्स के अंदर जो है उनसे, जिनको आपने डेट दिया है, जो आपके डेटर्स हैं, उनसे आपने वो रिकवर करना है। और अगर आप रिकवर नहीं कर पाते इन दिस केस फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। इसमें एक और चीज है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होती हैं जिसमें आप ये शो करवा सकते हैं कि इन बाय द लॉ कोड के अंदर कि इन सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं इससे 3 इयर्स के अंदर जो है वो डेट रिकवर नहीं कर सका। तो फिर अगर इस तरह का हो जिसमें आप रीजंस दे देते हैं, ऐसे आपके पास एविडेंस है,
तो फिर आफ्टर 3 years के बाद भी आप जो है वो रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अहमद ओन्स 20,000 टू बिलाल। द डेट बिकम time where Ahmed signed a written promise to pay 20,000 to Bilal on the account of the debt. It is a valid contract. Just like कि Mr. Ahmed signed a written promise to pay 20,000 to Bilal. अब मिस्टर अहमद ने पैसे लिए थे मिस्टर बिलाल से 20,000 रुपीज। अब 3 years हो गए, रिकवर नहीं हो सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि दोबारा से एक एग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिस्टर अहमद और मिस्टर बिलाल के दरमियान, और उसमें रिटन तौर पे लिखा मिस्टर बिलाल ने कि मैं आपको 20 रुपीज जो है 20,000 रुपीज पे करूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट। अगर आप कोई कंप्लीटेड गिफ्ट है, जस्ट लाइक आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव्स को आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट भी जो है वो वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर की जाएगी। जस्ट लाइक an agreement to make a gift is not enforceable by the law. However, any gift given by the donor to donee in the valid even without consideration. Just like, for example, visa transfer come property to Ikra by registered deed as a gift. It is a valid contract even without consideration. अब फीजा है, उसने अपने दोस्त को एज रजिस्ट्री करवाई एक प्रॉपर्टी की, और रजिस्टर करवा के उसको प्रॉपर्टी दी। यानी फीजा ने इकरा के नाम पे प्रॉपर्टी की और इकरा ने उसको रजिस्टर्ड किया। अब ये बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन होगी, और बाय द लॉ उस प्रॉपर्टी की जो मालिक होगी वो कौन हो जाएगी? वो इकरा बन जाएगी। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब जिस तरह एज एक एजेंट जो है वो भी एज अ प्रिंसिपल के तौर पे अगर वो कोई काम परफॉर्म करता है विदाउट एनी कमीशन, तो ये भी वैलिड कंसिडरेशन होगी। जस्ट लाइक आमिर promises to sell Hasib house on his behalf. An agreement between Amir and Hasib is valid even without consideration. ठीक है, तो आमिर ने प्रॉमिस किया हसीब के हाउस का कि वो उसको सेल कर देगा, तो एज अ एजेंट के तौर पे अगर वो विदाउट कमीशन वो सेल करता है तो ये भी वैलिड कंसिडरेशन होगी। इसके बाद रिमिशन बाय द promisee. When a person agree to receive less than what is due, it is called remission. Remission mean के something relief, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा जो कि जितनी अमाउंट थी उससे कम हो, ठीक है, रिलीफ आप प्रोवाइड करें। कि आसिम owns 50,000 from Shahbaz. Asim pay 40,000 and Shahbaz accept in full settlement of whole debt. The amount is discharged. Simple कि आसिम ने 50,000 शहबाज से एज अ लोन लिया, डेट लिया, और अब आसिम जो है वो 40,000 दे रहा है शहबाज को। तो अगर शहबाज अलाउ करता है कि 40,000 आप मुझे दें, मैं ऐसे ही कंसीडर करूंगा जैसे आपने मुझे 50,000 दिया। तो ये जो 10,000 लेस दे रहे हैं ना, बेसिकली ये रिमिशन है और ये रिलीफ है। यानी वो एक 40,000 को जो शहबाज है वो कंसीडर कर रहा है एज अ 50,000। तो सम टाइम ऐसे कंसिडरेशन होती हैं। जस्ट लाइक आपने किसी को लोन दिया और आपने ऐसे बंदे को लोन दिया जो कि उसकी पेमेंट जो है वो नहीं कर सकता फुल अमाउंट, तो आपको ये होता है कि चलिए फॉर एग्जांपल 10 लाख आपने किसी को दे दिए, तो आपको ये होता है कि चलो होल अमाउंट तो नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ पैसे तो इससे निकलवाऊं ना। तो आप इसको कहते हैं चले आप मुझे 10 लाख ना दें, मुझे 9 लाख दे दें, ठीक है, 9,50,000 दे दें, 8 लाख दे दें। तो आपको ये होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो मैं इससे निकलवा लूं, ऐसा ना हो कि मेरे सारे ही पैसे डूब जाए। तो ये आपकी वैलिड कंसिडरेशन होगी। इसके बाद है अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट लाइक कुछ जो चीजें हैं वो अनलॉफुल कंसिडरेशन कंसिडर होंगी, फॉरबिडन बाय द लॉ,
कुछ ऐसे कंसिडरेशन जो कि इलीगल है, जिसकी परमिशन नहीं है, प्रोहिबिशन है बाय द लॉ, तो आप वो वाले जो कंसिडरेशन है वो नहीं करेंगे। जस्ट लाइक आप स्मगल गुड्स करते हैं, जस्ट लाइक आप गैम्बलिंग करते हैं, जस्ट लाइक आप अल्कोहल को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो ये फॉरबिडन बाय द लॉ है। आपने इस तरह की कंसिडरेशन नहीं करनी बिजनेस के अंदर। इसके बाद डिफीट्स प्रोविजन बाय द लॉ, अगर कोई प्रोविजन है बाय द लॉ उसको डिफीट किया जा रहा है, ठीक है, यानी वो इलीगल वे से आप उसको जो है वो लेके चल रहे हैं, तो फिर भी ये अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी। इसके बाद कोई फ्रॉडुलेंट है, ठीक है, कोई कंसिडरेशन हो रही हो उसमें फ्रॉड इंक्लूड है, तो फिर वो भी अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी और ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। इंजर टू अ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, अगर आप किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं या कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप फलां पर्सन को इंजर्ड कर दें, फलां पर्सन की आप टारगेट किलिंग करवाते हैं, ठीक है, उनको पैसे देके, तो इस तरह की जो कंसिडरेशन होगी, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, फलां शख्स की मर्डर करवा दे, तो ये जो आपकी जो कंसिडरेशन होगी ये इलीगल भी होगी, अनलॉफुल कंसिडरेशन भी होगी, और ये ऑब्जेक्ट भी जो पर्पस है बेसिकली, ये भी ऑब्जेक्ट मीन पर्पस, जो आपका पर्पस है वो भी अनलॉफुल है। इसके बाद इमोरल नहीं होना चाहिए आपकी कंसिडरेशन, मीन टू से एथिक्स के अंदर होना चाहिए, इमोरल ना हो। जस्ट लाइक अगर आप किसी को कहते हैं मैं आपको इतने, अगर आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आपको गवर्नमेंट की जो है वो 16 ग्रेड की पोस्ट दिलवा दूंगा, ठीक है, तो अगर आपके किसी के साथ इस तरह की कंसिडरेशन करते हैं तो ये क्या होगी, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है और इमोरल भी है, क्योंकि बाकी जो मेरिट के ऊपर लोग हैं वो आपकी वजह से नहीं आ रहे, ठीक है, आपके अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की वजह से। अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, आपने जो भी कंसिडरेशन करनी चाहिए वो इमोरल होने के साथ साथ वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए, कि जो लोगों की एक पॉलिसी है, लोगों की कुछ वैल्यूज और बिलीव्स हैं, उनके अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए।